बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिक वास्तियों का और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीआरपीसी का जो सेक्शन है 154 154 से लेकर 176। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है एफआईआर के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जिमनी के बारे में, जो पुलिस के पास बयान होता है मुलजमान का उनके बारे में, जो पुलिस के पास गवाहान के बयान होते हैं उनके हवाले से, जो 164 का बयान होता है, जो चालान होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम इसमें पढ़ेंगे जो कब्र कुशाई की एप्लीकेशंस वगैरह, डीएनए टेस्ट या सर्च वगैरह होती है उस हवाले से। उसके बाद हम फिजिकल रिमांड के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्चार्ज के भी मुतालिक एक इसमें सेक्शन है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ इसमें कब्र कुशाई और इंक्वायरी के हवाले से भी इस चैप्टर में मुकम्मल डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर लाजमी करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि हमारे पास ये सेक्शन पार्ट 5 है, इंफॉर्मेशन टू द कॉग्निजेंस, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। चैप्टर इसका 14, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेक्शन है 154 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस है। अब इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस बेसिकली ये जो सेक्शन है ये एफआईआर के मुतालिक है, ये एफआईआर को डील करता है। और एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल केस में होती है। कॉग्निजेबल केस वो होता है जिसमें जो पुलिस है विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकती है, वो कॉग्निजेबल केस है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या केस वो होता है जिसमें विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो बेसिकली जो एफआईआर है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है। अगर 4 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस में से 3 जो सेक्शंस हैं वो नॉन कॉग्निजेबल हैं और एक सेक्शन जो है वो कॉग्निजेबल है, तो फिर एफआईआर होगी, ठीक है। कोई भी अगर सेक्शन सीरीज ऑफ सेक्शंस में एक ऑफेंस भी कॉग्निजेबल है तो फिर वहां पर एफआईआर ही होगी। अब ये सेक्शन क्या कहता है कि एवरी इंफॉर्मेशन, हर तरह की जो मालूमात है रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, उस जुर्म के मुतालिक, इफ गिवन ओनली टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, अगर वो जुबानी तौर पर एसएचओ की दी जाए, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाए, वो क्या करेगा, शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम, वो उसको लिखेगा, ठीक है। और अंडर हिज डायरेक्शन, उसकी या उसको अपने तौर पर लिखेगा या उसकी डायरेक्शन के मुताबिक उसको तहरीर में लाएगा। एंड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, जो इतला देने आया है, जो मुद्दई है, जो मुस्तगीस है, उसको पढ़कर सुनाएगा। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन, और हर तरह की जो मालूमात होगी जो वो इन्फॉर्मेशन देगा, वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अफोरसेड, चाहे वो एप्लीकेशन लिख कर दे रहा है या जबानी तौर पर आपको कह रहा है, ठीक है। आप एप्लीकेशन भी लिख कर दे सकते हैं और जबानी भी जाकर एसएचओ से कह सकते हैं कि मेरा बयान लिखें और एफआईआर दें, ठीक है। शैल बी साइन्ड बाय द पर्सन गिविंग इट, उस मालूमात देने वाले से, उस मुस्तगीस के उस पर साइन होंगे, वो जो इन्फॉर्मेंट है, ठीक है। एंड द सब्सटेंस देयरऑफ शैल बी entered in a book to be kept by such officer in such form as provincial government may proceed in this behalf। और जो एफआईआर का जो एक स्पेसिमन होता है, ठीक है, एफआईआर को आपको पता है उसके 6 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। एफआईआर बाय डेली लॉ पॉइंट आप सर्च कर सकते हैं, इस पर एक तफसीली वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है, इसके कितने कॉलम्स, हर कॉलम को उसमें जो है ब्रीफली मैंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो वो उसको, उस सबस्टांस को, उस मवाद को एफआईआर के रजिस्टर में एंटर करेगा। उसके बाद एफआईआर चेकआउट होगी, लेकिन इसमें यहाँ पर एक प्रोवाइजो है कि इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट एन ऑफेंस ऑफ सेक्शन 336 बी है, 354 है, 354 ए है, 376 है और 509 पीपीसी। अगर ताजरात पाकिस्तान यानी कि पीपीसी का ऑफेंस होता है 376 का, 354 ए, 354 या 336 बी का कोई ऑफेंस होता है और इंफॉर्मेशन जो है वो एक खातून की तरफ से, उस विक्टिम की तरफ से दी जा रही है, ठीक है, तो वो जो इंफॉर्मेशन होगी, सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ फीमेल पुलिस ऑफिसर,
तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो उसका जो बयान होगा या वो एफआईआर होगी वो एक जनाना पुलिस की मौजूदगी में यानी कि फीमेल पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में वो लिखेगा, या उसका कोई फैमिली मेंबर, फीमेल फैमिली मेंबर, ठीक है, और एनी अदर पर्सन विद कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट, या उसके अलावा कोई ऐसा शख्स जिसको वो खातून इजाजत है कि इसकी मौजूदगी मेरे लिए जो है वो कंफर्टेबल है, इसकी मौजूदगी में मैं बयान देना चाहूंगी, ठीक है, ऐसा हो सकेगा। उसके बाद सेकंड प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट होम 336 बी, 354, 354 ए, 376, 509, वही अगर इस तरह की वो एफआईआर या इंफॉर्मेशन देती है is distressed, such information shall be recorded by an investigation featured at the residence of the complainant or at a convenient place of the complainant's choice in presence of a police officer or family member or of any other person with consent of the complainant as the case may, कि जहाँ पर वो जो खातून है इन ऑफेंसेस के मुतालिक उसने कोई एफआईआर एप्लीकेशन वगैरह गुजारनी है, बयान देना है, तो अगर वो इस हवाले से कोई परेशान है, ठीक है, परेशान है, तो फिर उसका जो बयान होगा वो उसकी रहायश पर लिखा जाएगा या ऐसी जगह पर लिखा जाएगा जहां पर वो जो खातून है वो अपने आप को सेफ समझे, वो अपने आप को जो है वो कन्वीनियंट समझे, कन्वीनियंट प्लेस जो उसके लिए मौजू जगह हो, ठीक है। उसके बाद आगे सेक्शन है 155 इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। ऊपर हमने पढ़ा एफआईआर के कि जहां पर कॉग्निजेबल केस में इंफॉर्मेशन आए वहां पर एफआईआर होती है। अब ये है इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, नाकाबिले दस्तअंदाजी जुराइम में मालूमात या इंफॉर्मेशन देना। ये ऐसे जुराइम होते हैं जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें जो पुलिस है विदाउट वारंट उस शख्स को, उस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस आ जाता है, ऐसी एप्लीकेशन आ जाती है, फिर पुलिस वालों का क्या तरीकेकार होता है, वो तरीकेकार इस सेक्शन में बताया गया। When information is given to an officer in charge, जब कभी किसी एसएचओ को इस जुर्म की बाबत एप्लीकेशन दी जाए जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, he shall enter in a book to be kept as a force, तो वो अपनी जो उसकी मखसूस है रोजनामचा वगैरह उसमें उस सब्सटेंस को, उस चीज को इंटर करेगा और उस इंफॉर्मेशन को और मुस्तगीस को मजिस्ट्रेट के पास रेफर कर देगा, मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देगा, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 2 इन्वेस्टिगेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, नाकाबिले दस्तअंदाजी जुराइम में जो है वो तफ्तीश कैसे होती है। नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट और सेकंड क्लास। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट वेदर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर वो इसकी तफ्तीश शुरू नहीं करता, ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन 3 है, एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर मे एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट विद द पावर्स टू अरेस्ट without warrant as the officer in charge of police may exercise in cognizable cases। जहां पर इस सेक्शन के तहत उसको किसी पुलिस वाले को पावर्स डेलीगेट की जाती है इन्वेस्टिगेशन की, तो वो सारी उसके पास सेम पावर्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद है 156 इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल केसेस, जो काबिल दस्तअंदाजी जुराइम है उनमें तफ्तीश कैसे होती है, जिन जुराइम में एफआईआर होती है उनमें जनाबे वाला होता है कि एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस। जो ऑफिसर इन चार्ज है, जो एसएचओ है, वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर उसमें तफ्तीश कर सकता है, ठीक है, जितनी भी उसकी लोकल लिमिट है, ठीक है। वो है पावर टू इंक्वायर एंड ट्राई इन प्रोविजन चैप्टर 15 समरी ट्रायल एंड इंक्वायरी एंड ट्रायल, जो उसकी डोमेन में आता है, जो उसकी परवींस में आता है, जो उसके एक हदूद में आते हैं मामलात सारे, ठीक है। जैसे कि हदूद के मामलात को डिफाइन किया गया चैप्टर नंबर 15 में, ठीक है, इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स के चैप्टर में, उसके मुताबिक वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। उसके बाद है नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच shall be at any state be called in question on the ground that the case was one which such a feature was not empowered in this section to investigate। इस सेक्शन के तहत या उस तफ्तीश को किसी भी हवाले से चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये तफ्तीश या ये जो एक्ट है ये उस पुलिस ऑफिसर ने किया है जिसको ऐसा करने का इख्तियार नहीं था,
इस बेस पर, ठीक है, कि वो उसको एम्पावर नहीं था, वो उसके पास पावर नहीं थी, तो वो उसने ऐसा किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि वो नहीं कर सकता था, तो इस चीज को चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद सब सेक्शन 3 एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड, कि जो कोई भी मजिस्ट्रेट जो है जिसे सेक्शन 190 के तहत इख्तियारात दिए गए, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है। और इस सब सेक्शन के तहत हम एफआईआर भी करवा सकते हैं कि जहां पर जो एसएचओ है वो हमारी एप्लीकेशन रिसीव ना करे, एफआईआर ना दे, तो हम मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन फाइल करके उससे भी एफआईआर का ऑर्डर ले सकते हैं इस सब सेक्शन के तहत। उसके बाद सब सेक्शन 4 है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 2 3 no police officer shall investigate an offence under section 497 and 498 of PPC except upon a complaint made by the husband of the woman or in his presence by the person who had the care of such woman in this behalf at the time when such offence was committed, कि जहां पर जो offence है वो 497 और 498 का है, ठीक है, वहां पर जो खातून होगी उसके हस्बैंड की तरफ से अगर एप्लीकेशन आती है, कंप्लेंट आती है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, या किसी ऐसे शख्स की तरफ से अगर एप्लीकेशन आती है जिसकी केयर में, जिसकी कस्टडी में वो खातून, वो विक्टिम, वो लड़की होती है, फिर वो कर सकती है, ठीक है, अगर इस ऑफेंसेस के एफआईआर होती है, ठीक है। उसके बाद है 156 हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद है 156A है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 295C पाकिस्तान पेनल कोड। जो 295C की एफआईआर होंगी वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे का रैंक का जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद 156B है इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ वुमन अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस ऑफ जिना, जहां पर जो लड़की है वो जिना के जुराइम की मुलजमा है, तो फिर भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, उससे बिलो रैंक का जो ऑफिसर है वो नहीं कर सकता। इसके आगे एक्सप्लेनेशन है कि इन दिस सेक्शन जिना डज नॉट इंक्लूड जिना बिल जबर, ठीक है, यहाँ पर जिना से मुराद जिना बिल जबर नहीं लिया जाएगा, सिर्फ जिना ही लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 157 प्रोसीजर वेयर कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड, कि वहां पर जो प्रोसीजर है वो क्या होगा कि जहां पर जो ऑफेंस है वो सस्पेक्ट किया जा रहा है, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि 156C भी आ चुका है, जिसे सिंध जो है ना सिंध में उसको अमेंड किया गया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। 156C है मैंडेटरी डीएनए टेस्टिंग इन रेप केसेस, तो रेप केसेस के मुतालिक ये बेसिकली सेक्शन है 156C, उसको ऐड किया सिंध गवर्नमेंट ने। उसमें जो डीएनए उसके वाले से उन्होंने कहा कि वो जितनी जल्दी हो सकता है उसका वो डीएनए करवाया जाएगा, ठीक है। और जो रेप केसेस होंगे उसमें जो विद इन 72 आवर्स 72 घंटों के अंदर अंदर जो है वो डीएनए वगैरह किया जाएगा, और इस तरह की जो एविडेंस वगैरह 156D है साथ में उन्होंने किया, तो इस जो डीएनए एविडेंस होगी उसको जितनी जल्दी हो सकेगा वो प्राइवेसी में रखा जाएगा या उसको प्रिजर्व किया जाएगा, उसका जितना भी सारा डाटा होगा, जितनी भी सारे मामला होंगे वो सारे जो हैं वो सेफ एंड सिक्योर किए जाएंगे। इसका थोड़ा सा मैंने कहा चलिए आपको टच दे दिया जाए। 157 है प्रोसीजर वेयर कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड, जहां पर कोई ऑफेंस होने का अंदेशा हो, जहां पर सस्पेक्ट किया जा रहा हो कि यहाँ पर जो है वो एक जुर्म जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो हो सकता है, खदशा हो ऐसा होने का, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, if from information received or otherwise an officer in charge of police station has reason to suspect the commission of offense which he is empowered to section 156 to investigate, तो जहां पर उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है काबिल दस्तंदाजी जो ऑफेंस है जुर्म है वो होने जा रहा है, और उसके पास फिर पावर आती है 156 के तहत कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, तो वो क्या करेगा, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report, तो वो अपनी रिपोर्ट के साथ उस मैटर को, वो उसकी जो रिपोर्ट होगी वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास सेंड कर देगा, एंड shall proceed in person or shall depute one of his subordinate
officers not below the rank of as the provincial government may by our general order special orders prescribed in this behalf to proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of the case if necessary take measures for discovery and arrest of the offender के जहां पर वो समझेगा जो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सेंड करने के बाद वो बजाते खुद या अपने किसी मातहत को अपनी पावर्स डेलीगेट कर देता है और उसको मौके पर भेज देगा और वहां पर वो अगर जरूरी होगा तो वो वहां पर डिस्कवरी भी कर सकते हैं और मुलजमान को अगर वहां पर कोई ऐसा मुलजिम वगैरह पाया जाए जिसकी वजह से वहां पर मामला इस तरह के बन जाते हैं तो वो उसको गिरफ्तार भी कर सकता है। उसके बाद है इसकी प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड एज फॉलोज वेयर लोकल इन्वेस्टिगेशन डिस्पेंस्ड विद जहां पर जो लोकल इन्वेस्टिगेशन है जो मुकामी तफ्तीश है वो ना की जाए यानी कि डिस्पेंस्ड विद कर दी जाए जहां पर माफ कर दी जाए ठीक है जहां पर इन्वेस्टिगेशन ना की जाए वहां पर क्या होगा जी when any information as to the commission of any such offense is given against any person by name and the case is not of a serious nature कि जहां पर किसी ऐसे जुर्म की बाबत इंफॉर्मेशन दे दी जाए कमीशन ऑफ ऑफेंस के हवाले से इंफॉर्मेशन दे दी जाए और वो जो क्राइम है ठीक है वो कोई सीरियस नेचर का नहीं है तो जो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन होगा उसे जरूरत नहीं है कि इन पर्सन उस मामले को प्रोसीड करने की या अपने किसी मतहत को इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत या मौके पर जाने की जरूरत नहीं है वो उसको डिस्पेंस्ड विद कर सकता है उसको बाद में भी इन्वेस्टिगेशन को कर सकता है उसको ताखीर में भी रख सकता है ठीक है। When police officer in charge sees no sufficient grounds for investigation जब जो पुलिस ऑफिसर है वो समझता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तफ्तीश करने के लिए कोई सफिशिएंट रीजंस नहीं है कोई माकूल वजूहत नहीं है अगर ऐसा होता है तो इस फैक्ट को वो रिपोर्ट में एंटर करेगा ठीक है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 है इन ईच ऑफ द केसेस मेंशन्ड ए एंड बी जो ए एंड बी क्लॉजेस में जितनी भी बातें की गई हैं द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल स्टेट इन हिज said report his reasons for not fully complying with the requirements of subsection तो वो जो पुलिस ऑफिसर होगा वो अगर जो तफ्तीश है वो डिस्पेंस्ड विद कर रहा है तो इस रीजन को या तफ्तीश नहीं कर रहा तो इस रीजन को रिपोर्ट में लिखेगा सारे मामला लिखेगा ठीक है। सच ऑफिसर शैल आल्सो फोर्थविथ नोटिफाई टू द इन्फॉर्मेंट और इस फैक्ट को वो जो जिस शख्स ने उसको इत्तला दी है उसको भी बताएगा ठीक है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है नहीं हो रही ठीक है। और उसके बाद द फैक्ट दैट ही विल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस आर कॉज इट टू बी इन्वेस्टिगेटेड तो वो इस चीज को उसको बताएगा लिखेगा कि किस वजह से इन्वेस्टिगेट नहीं हो रही या किस वजह से जो इन्वेस्टिगेट है वो बाद में भी की जा सकती है या नहीं की गई ठीक है। और उसके बाद है सेक्शन 158 रिपोर्ट्स अंडर सेक्शन 157 हाउस सबमिटेड कि जो 157 के तहत जो सस्पेक्टेड वाले मामले आते हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कैसे सबमिट होती हैं उसमें कि हर रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को सबमिट की जाती है ठीक है और वो थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर भी हो सकती है या जैसे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दे कि आपने फलां के जरिए जो है ना वो रिपोर्ट सबमिट करवानी है तो वो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 2 है सच सुपीरियर ऑफिसर मे गिव सच इंस्ट्रक्शंस टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एज ही थिंक्स फिट एंड शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शंस ऑन सच रिपोर्ट ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले टू द मजिस्ट्रेट तो वो जिस सुपीरियर ऑफिसर को वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे वो उस पर अपने कमेंट्स देकर अपनी इंस्ट्रक्शंस देकर उसको विदाउट एनी डिले ठीक है वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास सेंड कर देंगे। उसके बाद है 159 है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इब्तदाई जो है ना वो इंक्वायरी भी की जा सकती है। सच मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट किसी मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई रिपोर्ट वगैरह आती है कोई इंफॉर्मेशन आती है मे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे सकता है एट वंस प्रोसीड एक मरतबा डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम
या अपने किसी मतहत मजिस्ट्रेट को ऐसा करने का हुक्म दे सकता है टू होल्ड अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, कि वो इब्तदाई इंक्वायरी इसमें करें, उसके बाद वो इब्तदाई इंक्वायरी करने के बाद उसमें कोई जो है ना वो मुतलका ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 160 है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। ये पुलिस के पास पावर होती है, अमूमन जब किसी थाने में एप्लीकेशन जाती है, एफआईआर होती है, तो पुलिस के पास ये पावर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो किसी भी शख्स को जिसकी हाजिरी या जिसका बयान या जिसकी जो प्रेजेंस है उस मुकदमे में जरूरी है, ठीक है, और वो जो शख्स है उस मुकदमे के मामलात में जानता है, ठीक है, acquainted with the circumstances of the case, वो केस के हालात से थोड़ा बहुत तो आगाह है, तो उसको वो 160 के तहत नोटिस देंगे कि आपने फलां डेट को फलां दिन आपने थाने में हाजिर होना है और फलां केस के मुतालिक आपसे हमने तफ्तीश करनी है, आपसे हमने पूछना है, ठीक है। उसको कह सकते हैं कि आपने इस वक्त आपकी जरूरत है, आपने आना है, ठीक है, मजीद इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 161 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, ये वो गवाहान के बयान है जो अमूमन पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो अपनी जिम्नियों में लिखते हैं। इसके बयान जो है ना 161 के जो बयान नात वगैरह होते हैं, ठीक है। अब इस सेक्शन में यह कि एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, कोई भी तफ्तीशी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है, नॉट बिलो द रैंक, वो उससे जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुनासिब समझे कि इस ऑफेंस को फला रैंक का जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है या इस ऑफेंस को फला कर सकता है, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर किसी मुकदमे की तफ्तीश कर रहा है तो वो बाय जनरल आर स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, prescribed in this behalf acting on the requisition of such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case, कि वो किसी भी शख्स को एग्जामिन कर सकता है, किसी भी शख्स का जुबानी बयान कलम बंद कर सकता है जो शख्स उस मुकदमे के बारे में जानता है, ठीक है। इसके बाद इसकी प्रोवाइजो है, वैसे होना तो ये चाहिए कि जो अमूमन जिम्नियों में आपने देखा होगा कि मुल्जमान की बददरियाफ्त लिखी जाती है, वो गैर कानूनी है, वो बददरियाफ्त नहीं होनी चाहिए, उनका बयान लिखा जाना चाहिए। ये मेरी अपनी परसेप्शन है, ठीक है, गलत भी हो सकती है, बहरहाल जिसको ये गलत लगे वो कमेंट सेक्शन में अपनी बता सकता है इस चीज को। उसके बाद प्रोवाइजो आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ वुमेन अगेंस्ट होम एन ऑफेंस 336 बी 354 376 509 पाकिस्तान पेनल कोड is alleged to have been committed and shall be recorded by an investigating female, कि जहां पर वो किसी खातून के हवाले से अगर कोई एफआईआर है 354 ए की एफआईआर है 376 की है 509 की है 336 बी की है 354 की एफआईआर है, तो उसका जो बयान है 161 का वो किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में होना चाहिए या उसकी कोई फीमेल फैमिली मेंबर की मौजूदगी में या कोई ऐसा शख्स जिसकी मौजूदगी में वो खुद को जो है ना वो कन्वीनियंट क्या कहते हैं कि उसको इजी समझे, ठीक है, तो उसकी मौजूदगी में इसका बयान होना चाहिए। उसके बाद है सब सेक्शन 2 है सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर अदर देन रिक्वेजिशन क्वेश्चंस टू। अच्छा, ये जो सब सेक्शन 2 है इसके मुताबिक जो विटनेस होगा वो किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने का पाबंद नहीं जिसका जवाब उसको यानी कि एक बतौर क्रिमिनल सामने ले आए या उसके किसी क्राइम को एक्सपोज कर दे, उसके किसी जुर्माने के हवाले से, उसके किसी जायदाद की कुर्की के हवाले से, उसको किसी सजा के हवाले से या उसने कोई ऐसा जुर्म किया जिसके हवाले से उसको जहर हो, ठीक है, कोई ऐसे क्वेश्चन करने से, तो वो किसी ऐसे सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं है। उसके बाद सब सेक्शन 3 है the police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an investigation, जो पुलिस ऑफिसर होगा जो तफ्तीशी होगा वो उसके स्टेटमेंट को उसके बयान को लिखेगा, लिखने के बाद if he does so he shall make a separate record of the statement, उसके बाद वो उसका एक अलहदा से रिकॉर्ड तरतीब देगा, यानी कि जिम्नी में भी उसको ऐड करेगा और साथ में अलहदा से बयान जेर दफा 161 फलां 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 वो सारा लिखेगा। और जो ये 161 का जो बयान होगा इस पर
जिस शख्स का बयान लिया जा रहा है उसके साइन की जरूरत नहीं, वो उससे साइन नहीं करवाएगा, उस पर सिर्फ पुलिस ऑफिसर के ही साइन होंगे, ठीक है, इस पर साइन नहीं होते। उसके बाद 161 ए है लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, जहां पर 377 बी, 377, 376, 354 ए की FIR हुई है। तो जो उसमें जो विक्टिम होगी उसको जो हुकूमत की तरफ से एक लिस्ट दी जाती है लीगल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, तो उसका जो राइट है कि उसको कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन करे, उसके कानूनी मुआवनत के लिए, कानूनी नुमाइंदगी के लिए उसके पास उसको लीगल एड दी जानी चाहिए। इस हवाले से जो एक लिस्ट तैयार की जाती है फ्री लीगल एड के हवाले से, तो वो उसको देगा, जो कि पंजाब प्रोविंशियल बार काउंसिल्स की तरफ से वकला की लिस्ट मेंटेन की जाती है, उसमें की उसकी वो लिस्ट उसको प्रोवाइड करेगा। उसका जिसको दिल करेगा कि ये इसको मेरा आप काउंसिल मुकर्रर कर दें, तो वो जो है वो उसको उस वकील को उसका काउंसिल मुकर्रर किया जाएगा। अब ये जैसे मैंने पहले बात की थी कि जो स्टेटमेंट 161 की होगी उस पर जो इन्फॉर्मेंट है, जो विटनेस है, उसको साइन की जरूरत नहीं, उसके साइन की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ सच स्टेटमेंट इन एविडेंस, कि जो पुलिस के पास बयान है उस पर जो गवाह है उसके साइन की जरूरत नहीं, और इसकी आगे एविडेंस में क्या क्या तरीकेकार है, क्या अहमियत क्या है, ठीक है, या उसको बतौर शहादत इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये लिखी जानी चाहिए, लिखने के बाद shall not be signed by the person making it, जो शख्स वो बयान दे रहा है उसको वो जरूरत नहीं है कि वो उसको उस पर साइन करे, ठीक है। nor shall any such statement or any record thereof whether a police officer, police diary or otherwise any part of such statement or record be used for the purpose save as hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement of made, कि उस स्टेटमेंट का कोई भी हिस्सा जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, जो बयान कलमबंद किया जा चुका है, उसका कोई भी हिस्सा जो है वो उस इंक्वायरी या उस ट्रायल में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड, इसकी प्रोवाइजो आ जाती है। प्रोवाइजो में वो कहते हैं कि व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी या ट्रायल, जब किसी गवाह को जो प्रोसिक्यूशन है वो इंक्वायरी या उस ट्रायल में बुलाती है, जिसकी जो विटनेस है, जिसकी स्टेटमेंट है, whose statement has been recorded into writing as aforesaid, जिसका 161 का बयान हो चुका है, उसको अदालत में बुलाती है इंक्वायरी के लिए, ट्रायल के लिए, ठीक है। द कोर्ट शैल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द अक्यूज, तो जो कोर्ट है वो मुलजम की रिक्वेस्ट पर, मुलजम की दरखास्त पर refer to such writing and direct that the accused be furnished with the copy thereof, तो उस स्टेटमेंट की जो कॉपी है वो उस मुलजम को दी जाएगी, उसका वो एक हक है, ठीक है। और एनी in order that any part of such statement if duly proved may be used to contradict such witness in main provided by section 145 of evidence act, ये 145 सेक्शन एविडेंस एक्ट का है। लेकिन चूंकि हम QSO हमारे पास QS है, कानूनी शहादत ऑर्डर, तो जो कानूनी शहादत ऑर्डर है उसका जो आर्टिकल है वो 140 है, ये 145 लिखा है, और उसको जो रेलेवेंट डील करता है वो 140 है। तो 140 के तहत उस स्टेटमेंट को हम कंट्राडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कंट्राडिक्ट भी की जा सकती है, ठीक है। अब कंट्राडिक्शन क्या होती है, इस वाले से जो है ना वो एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे इंशाल्लाह। व्हेन एनी सच statement is so used, any part thereof may also be used in re-examination of such witness but for the purpose only of explaining the matter referred to as cross examination, जब उस स्टेटमेंट का कोई हिस्सा इस्तेमाल किया जा चुका है या उसका कोई हिस्सा जो उसका री एग्जामिनेशन है, उसको दोबारा जो है वो बयान के लिए बुलाया गया है, तब उसको यानी कि वो इस्तेमाल में लाया जा चुका है या लाया गया है, ठीक है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में किसी भी मैटर को एक्सप्लेन करने के हवाले से उस स्टेटमेंट को के मुताबिक वो बयान दे सकता है, उस स्टेटमेंट को वो यूज कर सकता है। उसके बाद
इसकी फिर प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट any part of such statement is not relevant to the subject matter of the inquiry or trial, or that its disclosure to the accused is not essential in the interest of justice and is expedient in the public interest, कि जहां पर जो अदालत समझती है कि स्टेटमेंट का वो जो 161 की स्टेटमेंट है उसका कोई हिस्सा जो है वो मुलजम के मुतल्लिक नहीं है, या उस सब्जेक्ट मैटर या उस इंक्वायरी या उस ट्रायल के मुतल्लिक नहीं है, या उसको उसमें कोई ऐसी चीज है जिसका डिस्क्लोजर, जिसका जो इंकशाफ है वो अगर इंकशाफ हो जाता है तो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए वो नहीं ठीक है, या वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए के खिलाफ है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के वो पब्लिक कामा के मुफाद के खिलाफ है, तो वो जो हिस्सा होगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और वो जो हिस्सा होगा वो मुलजम को उसका जो हिस्सा है वो मुलजम को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फेलिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट 1872। तो इस में जो सेक्शन कह रहे हैं कि 32 है, इसको जो डील करेगा वो करेगा सेक्शन 40 क्यूएसओ, ठीक है, अकेला सेक्शन जो 40 है वो क्यूएसओ डील करेगा, और साथ में वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको सेक्शन 37 भी डील कर सकता है, यहाँ पर वो आप देख सकते हैं आर्टिकल 37 क्यूएसओ का, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 163 है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, कि कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है या कोई भी दूसरा जो शख्स है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि किसी गवाह को इंड्यूस करे, उसको थ्रेट दे, उसके साथ कोई वादा वईद करके उससे कोई बयान ले, उसको कोई ऑफर करे, ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट 1872 ये है असल में सेक्शन 37 आर्टिकल 37 आर्टिकल 37 कानूनी शहादत ऑर्डर, बट नो पुलिस ऑफिसर or other person shall prevent by any caution or otherwise any person from making the course of investigation under this chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will, कि कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है या कोई दूसरा शख्स है वो किसी को ऐसा इशारा या किसी ऐसी चीज के करने से रोक नहीं सकता जो कि वो शख्स खुद जो गवाह जो विटनेस जो गवाही दे रहा है वो बजाते खुद अगर कोई कहना चाह रहा है तो वो कह सकता है, उस इन्वेस्टिगेशन में वो सारे मामला कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 164 है पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड कन्फेशंस, जो अकबाल जुर्म या बयानात वगैरह मजिस्ट्रेट के पास होते हैं, उस हवाले से ये तो कि जो 164 का बयान है ये ऑलवेज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास होता है, और ये आफ्टर एफआईआर होता है, ठीक है, किसी भी जो है वो ट्रायल वगैरह में या किसी भी इंक्वायरी में ये बयान रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी इसको नोट कर सकता है, भी इसको रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। मे इफ ही इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट और कन्फेशन मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन under this chapter or at any time afterwards before the commencement of inquiry or trial, के इंक्वायरी और ट्रायल के कमेंस होने से पहले किसी भी इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तफ्तीश में जो मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वो अकबाल जुर्म रिकॉर्ड कर सकता है, या कोई भी बयान किसी का बयान वो रिकॉर्ड कर सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 1A है एनी सच स्टेटमेंट में बी रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, कोई भी वो जो स्टेटमेंट होगी वो मुलजम की मौजूदगी में की जाएगी और मुलजम को उस पर जिरा करने का, उस गवाह पर जिरा करने का हक दिया जाएगा, ठीक है। सच स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन सच ऑफ द मैनर हियरइन आफ्टर प्रोवाइडेड फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस एज in his opinion best fitted for the circumstances of each case, वो जैसे मुनासिब समझेगा या जो प्रोसीजर के मुताबिक जैसे एक एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है, शहादत रिकॉर्ड की जाती है, वैसे वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड एंड साइंड इन द मैनर प्रोवाइडेड सेक्शन 364, जो कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्डेड करने का तरीकेकार 364 में बयान किया गया उसको फॉलो करते हुए वो स्टेटमेंट वो कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा।
and such statement or confession shall then be forwarded to the magistrate by whom the case is to be inquired or tried। और उसके बाद जो स्टेटमेंट या जो कन्फेशन होगा वो उस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो एफआईआर या वो मुकदमा वगैरह है। ठीक है, इस पर रिसेंटली एक हाई कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है कि अगर जिला ननकाना साहब में एफआईआर है तो आप शेखुपुरा में मजिस्ट्रेट के पास 164 के बयान करवा सकते हैं, जिस पर एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, स्टेटमेंट एंड कन्फेशंस डेली लॉ पॉइंट, तो यूट्यूब पर वो आगे वीडियो आ जाएगी। उसके बाद सब सेक्शन 3 है, मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन, किसी भी स्टेटमेंट या कन्फेशन को इकबाल जुर्म को रिकॉर्ड करने से पहले उस शख्स को बताएगा कि वो बाउंड नहीं है कन्फेशनल स्टेटमेंट, वो ऐसा बयान देने के या इकबाल जुर्म करने के हवाले से वो बाउंड नहीं है, और अगर वो ऐसा करता है तो ये शहादत या उसका जो बयान है उसके खिलाफ भी जा सकता है। ठीक है, और इस हवाले से वो एक मेमोरेंडम तैयार करेगा। ठीक है, मेमोरेंडम पर उसके साइन वगैरह होंगे, वो एक क्वेश्चन आंसर्स की शक्ल में कर सकता है। ठीक है, और ये साथ में लास्ट में वो अपना सर्टिफिकेट भी एक लिखेगा स्टेटमेंट के लास्ट पर कि आई हैव एक्सप्लेन टू मिस्टर सो एंड सो एंड ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन सो सो, ये सारे तहरीर के तहत लास्ट पे जैसा आप अपने साइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मजिस्ट्रेट रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग कन्फेशन और स्टेटमेंट्स शुड बी अ मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द केस, के ये जरूरी नहीं कि जिस मजिस्ट्रेट की कॉग्निजेंस है, जिस मजिस्ट्रेट का इख्तियार समाअत है, उसी के पास ही आपने जो है 164 के बयानात वगैरह करवाने। उसके बाद सेक्शन 164A है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, जो मेडिकल होता है एमएलसी वगैरह, तो उस हवाले से कि जहाँ पर कोई ऑफेंस हो रेप के मुतल्लिक हो, अननेचुरल ऑफेंस को, सेक्सुअल अब्यूज का हो, अटेम्प्ट टू कमिट रेप का हो, अननेचुरल ऑफेंस सेक्सुअल अब्यूज अंडर सेक्शन 376, 377, 377 बी हो, वहां पर जो विक्टिम होगी उसका जितनी जल्दी हो गए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास उसका मुआयना करवाया जाएगा, उसका एमएलसी करवाया जाएगा। इन केस ऑफ फीमेल विक्टिम बाय फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इमीडिएटली आफ्टर कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, अगर मेल है तो मेल डॉक्टर से, अगर फीमेल है तो फीमेल डॉक्टर से उसका मुआयना करवाया जाएगा। उसके बाद अगर पॉसिबल हो द फीमेल विक्टिम शैल बी एस्कॉर्टेड बाय अ फीमेल पुलिस ऑफिसर और फीमेल फैमिली फ्रॉम अ प्लेस ऑफ आर कन्वीनियंस टू द प्लेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर पॉसिबल हो तो जो वो लड़की होगी जो विक्टिम होगी जिसका मेडिकल होना है उसको फीमेल लेडी पुलिस लेकर जाएगी या उसके फैमिली मेंबर उसको लेकर जाएगा, फैमिली मेंबर में से कोई उसको लेकर जाएगा उसकी उस जगह से जहां पर वो कन्वीनियंट है। ठीक है, उससे मेडिकल एग्जामिनेशन का जहां पर जिस हॉस्पिटल में होना है, जिस जगह पर उसका मुआयना होना, वहां पर वो ले जा सकता है। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, जो डॉक्टर होगा, वो उसका मेडिकल करने के बाद वो एक सारा एमएलसी पर एक अलहदा से मेरी वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, एमएलसी डेली लॉ पॉइंट के नाम से। ठीक है, पोस्टमार्टम पर भी है और एमएलसी पर भी है। ठीक है, तो उसमें वो सारी डिटेल मैंने उसमें डिस्कस की है, उसमें नेम एड्रेस वगैरह होता है, ये जो विक्टिम होता है वो सारी डिटेल जो है उसके जनरल मेंटल कंडीशन, मार्क्स ऑफ इंजरीज वगैरह, पर्टिकुलर्स वगैरह, वो सारी चीजें जो है ना वो उसमें लिखी जाती हैं, उसमें मामला किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि रिकॉर्ड द कंसेंट ऑफ द विक्टिम की इस हवाले से उसकी कंसेंट लेगा, अगर वो माइनर है तो उसके गार्डियन, नेचुरल लीगल गार्डियन से उसकी कंसेंट लेगा कि इसकी आपकी कंसेंट के साथ इसका जो मेडिकल वगैरह वो किया जा रहा है। ठीक है, उसका एग्जैक्ट टाइम और उसकी डिले वगैरह वो सारे मामला तो उसने उसमें लिखने हैं। ठीक है, डिटेल के साथ। The registered medical practitioner shall without delay forward the report to the investigation officer who shall forward it to the magistrate along with the, वो जितनी जल्दी हो सकेगा जो डॉक्टर है उसका मेडिकल करने के बाद जो रिपोर्ट है वो तफ्तीशी को देगा, और तफ्तीशी जितनी जल्दी हो सकेगा 173 के रिपोर्ट के साथ, चलान के साथ लफ करके मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देगा। ठीक है, nothing in this section shall be construed as rendering lawful any examination without the consent of the victim of any other threat, कि किसी काबिल
कंसेंट के बगैर उसका मेडिकल नहीं किया जा सकता। जो प्रोसीजर है वो हमारे पास ये है कि विक्टिम को पहले मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट उससे पूछता है जनाब आपने मेडिकल करवाना है कि नहीं करवाना। वो कहते जी मैंने नहीं करवाना तो उसका मेडिकल नहीं होता, अगर वो कहते जी मैंने करवाना है तो उसका मेडिकल होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से मुराद लिया जाता है कि जो पीएमडीसी मेडिकल प्रैक्टिशनर हु हैज बीन possesses and qualified recognized from पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस के तहत उसको लाइसेंस वगैरह दिया गया। ठीक है, उसके बाद 164 बी है डीएनए टेस्ट। अब डीएनए पता क्या होता है? डीएनए को हम कहते हैं डीएनए टेस्ट। अच्छा जनाब, ये डीएनए टेस्ट वेयर एन ऑफेंस 376 377 377 बी का अगर कोई ऑफेंस हो तो जो मुलजम होगा उसका जितनी जल्दी हो सकेगा डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए सैंपल उसके लिए जाएंगे जहां पर प्रैक्टिकेबल हो सकेगा, जितनी जल्दी हो सकेगा, जितना प्रैक्टिकेबल हो सकेगा। शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम द विक्टिम विद हिज और हर कंसेंट और विद द कंसेंट ऑफ हिज और नेचुरल लीगल गार्डियन। उस विक्टिम जो खातून है, जो लड़की जिसके साथ वो मामला जिना वाले मामला हुए हैं, ठीक है, उसका रेप वगैरह हुआ है, उसकी कंसेंट के साथ या उसके लीगल नेचुरल गार्डियन की कंसेंट के साथ उसका जो है ना वो डीएनए सैंपल लिया जाएगा। और एंड द अक्यूज्ड ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड अंडर सेक्शन 164 with an optimal time period of receiving information relating to the commission of offense, और उसका अक्यूज का भी लिया जाएगा जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा, जितना जल्दी इसको कवर अप किया जाएगा। द डीएनए सैंपल कलेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be at earliest be sent for investigation to a forensic laboratory। जो डीएनए सैंपल होगा उसको जितनी जल्दी हो सकेगा फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेज दिया जाएगा। ठीक है, provided that confidentiality of such examination shall at all time be observed। इसमें जो confidentially है कि इसको खुफिया सारे मामलात को खुफिया रखा जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है 165 है सेक्शन 165 सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास इख्तियारात होते हैं कि वो जामा तलाशी ले, जामा तलाशी के बाद वो सारे मामलात कर सकता है। ठीक है, अब सर्च में व्हेन एवर एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और पुलिस मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, किसी ऑफिसर इंचार्ज एसएचओ या जो तफ्तीशी, उसके बाद रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट एनीथिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस व्हिच ही इज ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट मे बी फाउंड इन एनी प्लेस विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन। अगर उसके पास कोई जेन्युइन रीजन आती है, कोई बिलीव आता है या मुलजम उसको कहता है कि मैंने फलां चीज पर दबा के रखी हुई है तो मैं आपको वो रिकवर करवा सकते हैं, तो उससे बरामदगी करने के लिए, उस चीज को सर्च करने के लिए, उस चीज को तलाश करने के लिए, उस चीज को अपने कब्जे में लेने के लिए वो जो पुलिस ऑफिसर होगा, जो एसएचओ होगा या पुलिस तफ्तीशी होगा, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो सर्च कर सकता है अगर उस जगह का इंचार्ज है उसके लोकल लिमिट्स के अंदर आता है। अगर उसके लोकल लिमिट्स के अंदर नहीं आता है, एनीथिंग कैन नॉट in his opinion be authorized to obtained without undue delay, such officer may after recording and writing the grounds of his belief and specifying in the writings so far as possible the thing for which search is to be made, search and cause search to be made for such thing in any place within the local limits of station। तो वो उस अपनी लिमिट्स के अंदर जो है ना वो उस चीज को सर्च कर सकता है, उसको सर्च करने के वाले से जामा तलाशी या सारे तलाश या कब्जे में लेने के लिए सारे मामलात कर सकता है, सारी इन्वेस्टिगेशन हर तरह के मामलात वो कर सकता है। उसके बाद इसकी प्रोवाइसो है दैट नो सच ऑफिसर शैल सर्च और कॉज सर्च टू बी मेड फॉर एनीथिंग व्हिच इज इन कस्टडी ऑफ अ बैंक बैंकर्स एज डिफाइंड, कि जहां पर जो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट के तहत चीजें होंगी उनको कोई वो पुलिस ऑफिसर जो है वो सर्च नहीं कर सकता, उस जैसा जगह को सर्च नहीं कर सकता। कब कर सकता है? अगर वो जो ऑफेंसेस हैं वो 403, 406, 408, 409, 421 से लेकर 424 और 465 से लेकर 477 ए तक हो, तो वो प्रायर परमिशन ऑफ सेशन जज से इजाजत लेकर उस जगह को वो सर्च कर सकते हैं, या दूसरे केसेस में उनको हाई कोर्ट से परमिशन
लेनी पड़ती है। उसके बाद सबसेक्शन 2 है पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 शैल इफ प्रैक्टिकेबल कंडक्ट इन सर्च इन पर्सन, कि अगर जितना प्रैक्टिकेबल हो वो जो सर्च है, वो जो तलाशी है वो खुद करेगा, ठीक है। उसके बाद आगे सबसेक्शन 3 है इफ ही इज अनएबल टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, कि अगर वो बजाते खुद नहीं जा सकता, ठीक है, एंड दो देयर इज नो अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक सर्च एट एनी टाइम, उसके बाद कोई कॉम्पिटेंट पर्सन भी नहीं है कि वो वहां पर जा सके और तलाशी ले सके, ही मे, तो वो कर सकता है रिक्वायर एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू मेक द सर्च, तो अपने किसी मतहत को सर्च के लिए, तलाशी के लिए, किसी चीज को अपने कब्जे में लेने के हवाले से लिए, इंकशाफ की जो बरामदगी वगैरह उसको लेने के लिए, उसको कब्जे में लेने के लिए अपने किसी मतहत को भी वहां पर भेज सकता है, मामलत कर सकता है। He shall deliver to such subordinate officer in order in writing, specifying the place to be searched and so far as possible, and the thing for which search is to be made, and such subordinate officer may thereupon search for such thing in such place. तो वो जो ऑफिसर होगा, जो उसका जूनियर होगा, जो उसका सबऑर्डिनेट होगा, उसको रिटनली वो लिख कर देगा कि आपने फलां जगह पर फलां जगह से आपने फलां चीज जो है ना उस चीज को सर्च करना है, उस हवाले से वो अपने सर्च कर सकता है, जो सबऑर्डिनेट है वो सर्च कर सकता है और उस चीज को अपने कब्जे में ले सकता है। उसके बाद है सबसेक्शन 4 है द provisions of this code to search warrants and the general provisions as to searches contained in section 102 103 shall as far as may be applied to the search under this सेक्शन के, इस सेक्शन के तहत जो सेक्शन 102 और 103 की प्रोसीडिंग्स है वो भी इस पर एप्लीकेबल हैं, उसके तहत सर्च वारंट के सारे मामले जो हैं वो एप्लीकेबल हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड अंडर दिस सेक्शन, जो सर्च या उस बरामदगी के हवाले से जो रिकॉर्ड होगा, ठीक है, वो जितना जल्दी हो सकेगा वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास उसको भेजा जाएगा, ठीक है, कॉग्निजेंस के लिए, और उसका जो उस जगह का जो काबज होगा या ओनर होगा जिस जगह से वो चीज उनको मिली है, ठीक है, उनकी एप्लीकेशन पर, ठीक है, मजिस्ट्रेट जो है वो उनको उस जगह सर्च का रिकॉर्ड दे सकता है, वो डॉक्यूमेंट दे सकता है, provided that he shall pay for the same unless the magistrate for special order thinks fit to furnish, उसकी कोर्ट फीस भी उसकी फीस भी ली जा सकती है, या जो मजिस्ट्रेट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो नकल जारी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 166 है, ठीक है, 166 में when officer in charge of police station may require another to issue search warrant, जब पुलिस ऑफिसर चाहता है कि कोई दूसरा शख्स जो है वो इस हवाले से सर्च वारंट जारी करे, यानी कि उसकी हदूद में वो सारे मामला नहीं है, जिस चीज को जिस जगह से वो किसी चीज को अपने कब्जे में लेना चाह रहा है तो वो उसकी हदूद में नहीं है। फर्ज करें थाना जिला शेखपुरा का जो तफ्तीश या जिला ननकाना में उसने किसी जगह पर कोई अपनी किस चीज को अपने कब्जे में लेना है या किसी चीज को जो है ना वो वहां पर सर्च करना है, तो वो खुद तो नहीं वहां पर जा सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद तो नहीं जा सकता, तो वो क्या करेगा, वो इस सेक्शन के तहत वहां का जो मामला होंगे इसको पढ़ते हैं। एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नॉट अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन मे रिक्वायर एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन, तो जो उस थाने का एसएच होगा उससे कहेगा कि आप ये सर्च वारंट जारी करें या ये सर्च करवाएं इस जगह से, ये सर्च इस चीज को हमारे कब्जे में आप हमें लेकर दें, ठीक है, और वो जितनी भी उसके बाद सारी कार्रवाई 165 की होगी वो करेगा, ठीक है, और उसको मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देगा। लेकिन इसमें एक चीज लिखी हुई है, सारी वो तकरीबन बातें वही 165 वाली लिखी है। एक चीज है कि अगर पुलिस ऑफिसर ये समझता है कि मेरी इजाजत लेने में, वहां पर जाने में, उस एसएचओ को बताने में या उसको कहने कहलवाने में इतना टाइम लग जाता है, इतने मामला हो जाते हैं कि हो सकता है कि वो जिस जगह को हम सर्च करने जा रहे हैं वो उस जगह पर मौजूद ना हो या वो हो सकता है वो जाया हो जाए, तो वो विदाउट परमिशन वो वहां पर जाकर अपने सारे मामला कर सकता है, उस चीज को अपने कब्जे में ले सकता है। इन चीजों इन सब सेक्शंस में
3 और 4 में यही चीज लिखी हुई है, ठीक है। बाकी सारी चीजें 165 वाली हैं। उसके बाद 167 है, ये रिमांड, ये फिजिकल रिमांड से डील करता है, ठीक है। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, कि वहां पर क्या जाब्ता होगा, क्या तरीकेकार होगा कि जहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तफ्तीश है वो 24 घंटों के अंदर कंप्लीट नहीं होती। जहां पर जो तफ्तीश है वो 24 घंटों में कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, सेक्शन 61 के तहत, ठीक है, 61 के तहत उन्होंने 24 घंटों के अंदर अंदर जो मुलजम है उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। और अगर वो तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, 24 घंटे गुजरने वाले होते हैं, तो जो पुलिस ऑफिसर होगा, ठीक है, या जो तफ्तीशी होगा, वो उस शख्स को अब जो उसका करीबी मजिस्ट्रेट होगा जिसके पास उस केस की कॉग्निजेंस है, समात है, उसको वो फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। और अपने जो सारा रिकॉर्ड होगा, जो डायरीज वगैरह होंगी, जो जिमनियात, तो सारा रिकॉर्ड है वो मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देगा, मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? The magistrate to whom an accused person is forwarded in this section may, whether he has or has not jurisdiction to try the case, from time to time authorize the detention of the accused in such custody as the magistrate thinks fit, for not exceeding 15 days in a whole। तो वो जो मजिस्ट्रेट है वो उस ज़ाहिर सी बात है वो रिमांड के लिए अगर उससे कोई रिकवरी या उससे मजीद तफ्तीश के लिए उसके फिजिकल कस्टडी उनको चाहिए होगी, तो वो साथ में एक एप्लीकेशन लिख कर देंगे कि जनाब इस बंदे से हमने फला रिकवरी करनी है, तो इस वजह से इसकी जो फिजिकल कस्टडी है वो हमें चाहिए, तो इस बेस पर हमने इसको वो इन्वेस्टिगेट करना है। तो जो मजिस्ट्रेट है वो कोई भी रिमांड वो 15 दिन से ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन 15 दिन का जो टाइम है वो यानी कि इकट्ठा 15 दिन नहीं देगा, 2 दिन करके, 3 दिन करके, 4 दिन करके, इस तरह करके वो टाइम देगा, लेकिन टोटली वो 15 दिन से ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। उसके बाद ये होगा, उसके बाद जनाब प्रोवाइडेड दैट नो मजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास, नो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नॉट स्पेशली empowered in this behalf shall authorize detention in the custody of the पुलिस के जो रिमांड के मामलात हैं ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 के पास इख्तियार है, तो थर्ड और सेकंड क्लास के पास नहीं है, ठीक है। अमूमी तौर पर जो ट्रायल बाय सेशन होता है वो मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 के पास जाते हैं, ये स्पेशल केसेस होते हैं, जो स्पेशल लॉज होते हैं वो सेक्शन 30 के पास जाते हैं, और जो दूसरे केसेस होते हैं, दूसरे जुर्म होते हैं, वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग अंडर द सेक्शन डिटेंशन ऑफ द कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड रीजंस फॉर डूइंग सो। अगर वो रिमांड देता है और अगर वो उनकी कस्टडी के डिटेंशन को ऑथराइज करता है, ठीक है, रिमांड देता है, तो इसको वो वजूहात बयान करेगा, ठीक है। एक चीज बताता चलो कि जब किसी मुलजिम को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, तो जो एप्लीकेशन होती है रिमांड की वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एडीपीपी या डीपीपी या डीडीपीपी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनसे फॉरवर्ड करवा के वहां पर पेश की जाती है, ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन 4 है मजिस्ट्रेट गिविंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर विद हिज रीजंस फॉर मेकिंग इट टू द सेशन जज। तो मजिस्ट्रेट जो है वो इस हवाले से कोई भी ऑर्डर अगर करता है तो वो अपने रीजंस को रिकॉर्ड करने के बाद अपना जो ऑर्डर है वो सेशन जज को भेज देगा। उसके बाद आता है जनाब वाला कि अगर वो जो खातून है, अगर वो मुलजमा जो है, अगर मुलजम जो है वो खातून है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो उसको फिजिकल कस्टडी या उसका जिस्मानी रिमांड नहीं देगा, मासवाए 2 हालात हैं। अगर कत्ल का मामला है, कत्ल का जुर्म है या डकैती है, ये 2 हालात हैं, 2 में से अगर एक भी नहीं तो उसको उसी वक्त वो जुडिशियल कर देगा। अगर कत्ल का मामला या डकैती का मामला फिर उसको जो है ना वो फिजिकल रिमांड उसका देगा, लेकिन फिर भी उसको इंटेरोगेशन करने के लिए उसको जेल में भेजा जाएगा, प्रिजन सेल में भेजा जाएगा। एंड द पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन शैल इंटेरोगेट द अक्यूज्ड रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 इन द प्रिजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिसर ऑफ जेल एंड अ फीमेल पुलिस ऑफिसर। तो वो जो तफ्तीशी होगा उस खातून मुलजमा को प्रिजन में, जेल में ऑफिसर ऑफ जो जेल होगा, ठीक है, और फीमेल पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में उसको वो इंटेरोगेट करेगा, उसको उसकी वो तफ्तीश करेगा, ठीक है।
उसके लिए द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन शैल मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स फॉर द एडमिशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर इनटू द प्रिजन फॉर द पर्पस ऑफ इंटेरोगेटिंग द अक्यूज्ड। इस वाले जो ऑफिसर इंचार्ज जेल होगा, ठीक है, प्रिजन सेल होगा, वो इस हवाले से मुनासिब इंतजाम करेगा, ठीक है। उसके बाद जनाबे वाला है कि if for the purpose of investigation necessary the accused refer subsection, अगर वो खातून मुलजमा को किसी चीज की बरामदगी के लिए, किसी जगह की निशानदेही के लिए उसको उस प्रिजन सेल से, उसको जेल से बाहर ले जाना मकसूद है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज होगा या तफ्तीशी होगा, ठीक है, नॉट बिलो द सब इंस्पेक्टर, कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का होगा, वो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देगा, ठीक है, उसको अपनी रीजंस बताएगा और मजिस्ट्रेट जो है वो इस हवाले से उसको रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए उसको इजाजत देंगे कि आप इसको किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर की कंपनी में, उसकी मौजूदगी में इसको बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन एक असूल है, प्रोवाइडेड दैट द अक्यूज्ड शैल नॉट बी केप्ट आउट ऑफ द प्रिजन व्हाइल इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, कि उसको सूरज गुरूब होने से लेकर सूरज तुलू होने तक उसको बाहर नहीं रखा जा सकता। फर्ज करें अगर सुबह 8 बजे वो उस खातून मुलजमा को लेकर बाहर गया तो सूरज गुरूब होने से पहले पहले उसने वापस जेल में लाजमी आना है, ठीक है। उसके बाद है 168 है रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। जो मातहत पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने अपनी जो तफ्तीश है वो कैसे सबमिट करवानी होती है। तो जो मातहत पुलिस ऑफिसर होता है उसने वो जितनी भी अपनी तफ्तीश वगैरह होती है वो एसएचओ के जरिए से सबमिट करवानी होती है, थ्रू एसएचओ फॉरवर्ड करवानी होती है, ठीक है। उसके बाद 169 है रिलीज ऑफ एक्यूज व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, जहां पर मुलजिम के खिलाफ जो शहादत है वो नाकाफी है, तो जो मजिस्ट्रेट है उसको वो मुचलका पर रिहा कर सकता है, पुलिस ऑफिसर भी उसको रिहा कर सकता है, उसको मुचलका लेने के बाद उसको रिहा किया जा सकता है। उसके बाद अगर 170 है अगर केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट, अगर उसके पास कोई माकूल वजूहात यानी कि कोई माकूल शहादत मौजूद है, if upon investigation under the section appears to the officer in charge of police station that there is a sufficient evidence reasonable ground, उस मुलजिम के खिलाफ कोई माकूल शहादत, कोई माकूल वजूहात सफा मिसल पर मौजूद है, तो सच ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द अक्यूज्ड, जो उस मुलजिम को मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देगा, ठीक है। और अगर वो जो जुर्म है वो बेलेबल है तो अक्यूज को जो है वो मुचलके पर रहा कर दिया जाएगा, जमानत पर रहा कर दिया जाएगा। अगर वो जुर्म जो है वो नाकाबिल जमानत है तो उसको जो है वो अगली पेशी के लिए उसको जो है वो जेल में भी भेज दिया जा सकता है, ठीक है। अगर वो मुचलका नहीं पेश करता तो उसको डे टू डे के लिए भी बुलवाया जा सकता है, ठीक है। When the officer in charge of police station forwards an accused person to a magistrate or takes security for his appearance before such magistrate under this section, he shall send the magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him, shall require the complainants and of so many of the persons who appear to such person to be acquainted with the circumstances of the case as the things necessary to execute a bond to appear before a magistrate at their be directed and prosecute or give evidence as the case may be the matter of the change against the accused। अगर उस अक्यूज के हवाले से उसने कोई किसी चीज को वेपन उससे कोई रिकवर वगैरह हुआ या कोई दूसरा आर्टिकल है, ठीक है, वो उस हवाले से जैसा आपके सामने उस चीज को प्रोड्यूस करना जरूरी है, तो उस हवाले से जो उसका कंप्लेनेंट होगा या कोई ऐसा शख्स जो उससे उस चीज के बारे में उसको इल्म होगा, उसके रिकवरी के हवाले से उसको इल्म होगा, तो वो उसको भी मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का पाबंद होगा, ताकि वो मजिस्ट्रेट के पास जो है ना वो उस हवाले से शहादत दे सके, अपना बयान मजिस्ट्रेट को दे सके, ठीक है। ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड शैल डिलीवर अ कॉपी देयरऑफ to one of the persons who executed it and shall then send to the magistrate with the original। अगर इस वाले से कोई मुचलका देता है,
ठीक है, किसी ऑफिसर को मुचलका दिया जाता है तो उसकी जो एक कॉपी होगी और उस जिसने मुचलका दाखिल किया उसको दी जाएगी, और जो ओरिजिनल होगा वो मजिस्ट्रेट को सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनाबे वाला 171 है, कंप्लेनेंट्स एंड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर। जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो यानी कि मुस्तगीस वगैरह हैं, ठीक है, या विटनेसेस वगैरह हैं, वो ज़रूरी नहीं कि उनको पुलिस कस्टडी में उनको जो मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश किया जाए। ठीक है, उसके बाद कंप्लेनेंट्स एंड विटनेसेस नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रेंट। जो कंप्लेनेंट मुस्तगीस या विटनेसेस होंगे उनको रिस्ट्रेंट नहीं किया जा सकता, उन पर कोई यानी कि दबाव या कोई उनके लिए नामुनासिब रवैया इख्तियार नहीं किया जा सकता, या उनसे कोई मुचलका या जमानतनामा नहीं लिया जा सकता। ठीक है, उसके बाद रिक्यूसेंट कंप्लेनेंट विटनेस में बी फॉरवर्डेड इन कस्टडी। जहां पर जो कंप्लेनेंट है वो मुनहरफ हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इफ एनी कंप्लेनेंट और विटनेस रिफ्यूजेस टू अटेंड और टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड एज डायरेक्टेड 170। अगर कोई जो है वो कंप्लेनेंट या कोई गवाह वो को मुचलका या अदालत को अटेंड करने के हवाले से इनकार कर देता है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज और पुलिस स्टेशन होगा मे फॉरवर्ड हिम इन कस्टडी टू द मजिस्ट्रेट। तो जो एसएच होगा उस उन अशखास को, उस कंप्लेनेंट को, उस गवाह को कस्टडी में मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा। वो मे डिटेन हिम इन कस्टडी अनटिल ही एग्जीक्यूट सच बॉन्ड और अनटिल ही द हियरिंग ऑफ द केस इज कंप्लीटेड। तो वो जो मजिस्ट्रेट है उसको कस्टडी के लिए भी ऑथराइज कर सकते हैं, इसको जो है वो कस्टडी में रखा जाए, या वो कह सकता है कि जितनी देर केस का फैसला नहीं होता उतनी देर आपने इसको कस्टडी में रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाबी वाला 172 है, ये जो हमारी डायरी है, ठीक है, जो जिमनी है उससे रिलेट करता है 172, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। ये जिमनी से मुतल्लिक है, ठीक है। एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है वो रोज अपनी जो तफ्तीश है, अपनी जो डायरी है, अपनी जो जिमनी है, उसमें हर रोज की जो उस केस की कार्रवाई होगी वो लिखेगा डे बाय डे, ठीक है। उसमें उसका टाइम भी लिखेगा, जगह भी लिखेगा, डेट भी लिखेगा, कितने बजे उसने तफ्तीश शुरू की, कितने बजे उसने तफ्तीश खत्म की, किस जगह पर तफ्तीश की, किन किन जगहों को उसने विजिट किया, जो बयानात वगैरह ले, जो हालात वगैरह उसके सामने, हर चीज को वो उस तफ्तीश में, उस जिमनी में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। Any criminal court may send for the police diaries of a case under inquiry and trial in such court and may use such diaries not as evidence in the case but to aid in such inquiry or trial। कि कोई भी जो क्रिमिनल कोर्ट है वो उस पुलिस डायरी को किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल के वाले से सेंड कर सकती है, उसको आप देख सकती है, उसको यूज कर सकती है, ठीक है। लेकिन बतौर शहादत वो जो जिमनी है वो जो है वो शामिल नहीं की जा सकती, बतौर शहादत नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक है। सिर्फ इंक्वायरी या उस ट्रायल में मदद के लिए उसको किया जा सकता है। नीदर द अक्यूज्ड नोर हिज एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरीज नोर शैल ही और दे बी एंटाइटल्ड टू सी देम। वो जो डायरी होगी, वो जो जिमनी होगी, तफ्तीश होगी, जो जिमनियाँ होगी, वो मुलजमान या मुलजमान के जो वकील हैं उसको देख नहीं सकते, उसको पढ़ नहीं सकते, बट इफ दे आर यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर हु मेड हिम। लेकिन अगर जिस पुलिस ऑफिसर ने उसको बनाया है, उसको तरतीब दी, उसको लिखा है, वो सिर्फ उसको अपनी जो मेमोरी है वो रिफ्रेश करने के लिए उसको यूज कर सकता है। इफ द कोर्ट यूजेस देम फॉर द पर्पस ऑफ कंट्राडिक्टिंग सच पुलिस ऑफिसर, या कंट्राडिक्शन के लिए उसको जो है वो यूज में लाया जा सकता है, जैसे कि 161 और 145 एक्ट एविडेंस एक्ट 1872, और इसमें जो हमारे पास जो कानूनी शहादत ऑर्डर के जो आर्टिकल हैं वो 157 और 140,
157 और 140 है, ठीक है। अब उसके बाद आ गया रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। ये चालान को डील करता है, ये जो सेक्शन है इस पर अलहदा से भी एक वीडियो मौजूद है मेरी चैनल पर, आप सर्च कर सकते हैं पुलिस रिपोर्ट और चालान बाय डेली लॉ पॉइंट, ठीक है। और every investigation under this chapter shall be completed without unnecessary delay. As soon as it is completed, the officer in charge of police station shall through the public prosecutor. कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बगैर किसी ताखीर के मुकम्मल करके जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से फॉरवर्ड करवा के मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा। फॉरवर्ड टू अ मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो परफार्मा या जो एक ज़ाब्ता, जो एक स्केच जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस हवाले से जारी किया गया, वो स्केच जो है वो आप चालान बाय डेली लॉ पॉइंट के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च करके वो उसके जितने भी कॉलम्स होते हैं, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, आप सारी जानकारी जो है वो मालूमात जो है वो उस पर ले सकते हैं। मैंने तफसीलन उनके कॉलम्स को प्रैक्टिकल वे के साथ डिस्कस किया, ठीक है। उसमें जनाब क्या क्या मालूमात होती हैं, सेटिंग फॉर द नेम्स ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के नाम, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, उस मालूमात की नोयत, नेम्स ऑफ पर्सन्स हु अपीयर टू बी एक्वाइंटेड, गवाहान के बयानात वगैरह, उनके हालात वाक़यात वगैरह, ठीक है। स्टेटिंग वेदर द अक्यूज्ड इफ अरेस्टेड हैज बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी और हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल, इस हवाले से भी जिक्र कि उसको मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया जा चुका है या उसको जमानत पर रहा किया जा चुका है, ठीक है। Communicate as such manner may be prescribed by the provincial government the action taken by him to the person if any whom the information relating to the commission of the offence was first given। इस हवाले से जो ऑफेंस के हवाले से जो उसकी तफ्तीश वगैरह होती है, उसके जो सारे मामला जो उसका एक हुकूमत ने बनाया हुआ है प्रोसीजर, उसका जो स्केच वगैरह बनाया उसको फॉलो करते हुए, ठीक है, वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट वेयर इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज, चलान जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर जमा करवाना होता है, लेकिन अगर चलान 14 दिन के अंदर मुकम्मल तफ्तीश नहीं होती, ठीक है, तो जो FER के 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन, जो SHO होगा, वो 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 3 दिन के अंदर अंदर जो मजिस्ट्रेट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए से इंटरम रिपोर्ट, नामुकम्मल चलान जो है वो जमा करवाएगा, ठीक है जी। अपनी रिकवर, अपनी इन्वेस्टिगेशन, उसकी कैश क्या हुई है और क्या उसमें हालातों वाकयात हैं, उसको लेकर जितना रिजल्ट आया उसके मुतल्लिक तक वो जो है ना वो अबूरी चलान कह लें या नामुकम्मल चलान वो अदालत में जमा करवाएगा, ठीक है। उसके बाद है कोर्ट शैल कमेंस द ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ सच इंटरम रिपोर्ट, तो जो कोर्ट है वो इस इंटरम रिपोर्ट पर जो है वो ट्रायल को कमेंस कर देगी। Where a superior officer of policeman has been appointed under section 158, the report shall in any cases in which the provincial by general or special order so directs be submitted through the officer, he may pending the orders of a magistrate direct the officer in charge of police officer to make further investigation। तो जहाँ पर जो 158 की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो थ्रू उनके सीनियर ऑफिसर्स के जरिए से मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दी जाती हैं, और जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उसमें अगर मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है तो इस हवाले से भी वो हुक्म जारी कर सकते हैं, ठीक है। सब सेक्शन 3 है whenever it appears from a report forwarded under this section the accused has been released on his bond, अगर मुलज़िम को मुचलके पर रहा कर दिया गया है, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond and otherwise as he thinks fit। तो जो मजिस्ट्रेट है वो उस मुचलके की डिस्चार्ज भी के हवाले से ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद a copy of any report forwarded under this section shall on application be furnished to the accused before the commencement of trial। ट्रायल के कमेंस होने से पहले मुल्ज़िम की एप्लीकेशन पर इस रिपोर्ट की कॉपी जो है वो मुल्ज़िम को फर्निश की जाएगी, उसको प्रोवाइड की जाएगी। प्रोवाइडेड दैट द सेम शैल बी पेड
फॉर ऑनलाइन, अगर मजिस्ट्रेट जो है वो फ्री का ऑर्डर करता है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा सकती है, ठीक है। वेयर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड्स अ रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 ही शैल along with the report produce the witnesses of the case except a public servant, के जो उसमें जो गवाहान की लिस्ट होगी उसका मुताबिक जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो उन गवाहान को वो अदालत में पेश करेगा मास है कि जहाँ पर जो कंप्लेनेंट हो वो सरकारी मुलाजिम होगा, और जो मजिस्ट्रेट है शेल बाइंड सच विटनेसेस फॉर अपीयरेंस बिफोर हिम एंड सम अदर कोर्ट ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर ट्रायल। तो जो भी आगे उसके मुकदमे के ट्रायल के हवाले से होगी डेट, उसके लिए उनको गवाहान या उस मुद्दई को वो बाइंड कर देगा, उनको कह देगा कि आपने इस डेट पर पेश हो जाना, ठीक है। उसके बाद ये जनाबे वाला 174 है, पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड, जहां पर खुदकशी वगैरह के मामला होते हैं, ठीक है। वहां पर जो मजिस्ट्रेट है उसने क्या कैसे इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है, क्या मामला किए जाते हैं, ठीक है। ये कि द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आर सम अदर पुलिस special empowered in that behalf on receiving information in person that a person has committed suicide, जहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज एसएचओ को या किसी भी पुलिस ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन आती है कि किसी शख्स ने खुदकशी कर ली है या उसको किसी दूसरे की तरफ से किल्ड बाय अनदर, किसी दूसरे शख्स की तरफ से मारा जा चुका है, किसी एनिमल की तरफ से या किसी मशीनरी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से वो मारा गया है, or has died under circumstances raising a reasonable suspicion that some other person has committed an offense, या उन हालात में उसकी लाश मिली है कि इसको हो सकता है किसी ने मारा हो, तो फिर क्या प्रोसीजर क्या होता है, shall immediately give intimation thereof to the nearest magistrate, तो वो फौरन मुतलका मजिस्ट्रेट को इस हवाले से इत्तला देगा टू होल्ड इंक्वेस्ट, कि उसकी जो अचानक मौत हुई है, इंक्वेस्ट कहते हैं अचानक मौत की तहकीक करने को, जो उसकी अचानक शख्स की मौत हुई है उसकी तहकीक करने के हवाले से जो है करीबी तरीन मजिस्ट्रेट को वो इत्तला पहुंचा सकते हैं। शैल प्रोसीड टू द प्लेस, जो मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है, शैल प्रोसीड टू द प्लेस, नहीं वो जो पुलिस ऑफिसर होगा वो फौरी उस प्लेस ऑफ अकरेंस पर जाएगा, ठीक है, जहां पर वो उस मरने वाले की बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, एंड देयर इन प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ नेबरहुड, और वो वहां पर जो हमसाए वहां पर जो बशिंदे होंगे, जो करीबी बशिंदे होंगे 2 या 3, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, उनकी मौजूदगी में वहां पर वो तफ्तीश शुरू करेगा, ड्रा पर रिपोर्ट, इस हवाले से वो जो भी उसके हवाले से उसको जारी तौर पर उसकी डेथ की नुयत उसके सामने आती है, उसके जख्मों की नुयत उसके सामने आती है, अगर कोई चीज टूटी हुई है, ब्रूजेस हैं, उसकी इंजरीज के हवाले, जख्मों के हवाले से, जख्मों की नुयत के हर एंगल के हवाले से उस चीज को जो है वो लिखेगा, ठीक है, या उसकी लाश के नजदीक से कोई चीज मिलती है, कोई वेपन मिलता है, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट मिलता है, तो इस हवाले से भी वो जो है वो अपनी तफ्तीश में उस चीज को लिखेगा। दैट रिपोर्ट शैल बी साइन्ड बाय द पुलिस ऑफिसर एंड अदर पर्सन्स, वो जो रिपोर्ट होगी उस पर पुलिस ऑफिसर भी साइन करेगा और दूसरे लोग भी जो वहां पर मौजूद होंगे 2 या 2 से ज्यादा, वो उस पर साइन करेंगे और वो मजिस्ट्रेट को पेश कर दी जाएगी। व्हेन देयर इज एनी डाउट, जहाँ अगर उसकी डेथ के हवाले से कोई डाउट होगा, ठीक है, तो फिर क्या होना है, he shall subject to such rules permission may prescribed and then forward the body with a view to the being examined near a civil surgeon, तो उसके पोस्टमार्टम के लिए वो करीबी तरीन हॉस्पिटल में उसको लेकर जाएंगे, और ताकि उसका मेडिकल हो और उसकी जो कॉज ऑफ डेथ है, तो उसकी मौत की वजह वो सामने आ सके। इफ द स्टेट ऑफ द वेदर and with the distant admits of its being so forwarded without risk of such putrefaction on the road as the old such, वही सारी देते हैं। The magistrate of the first class are empowered to hold inquest, जो magistrate फर्स्ट क्लास है उसके पास ये पावर है कि इस तरह की जो इंक्वेस्ट हैं वो कर सके। बहरहाल ये जो सबसेक्शन 4 है वो रिपील हो चुका, वो खत्म कर दिया जा चुका, मिट कर दिया चुका। अब उसके बाद है 174 है ग्रीवियस इंजरी बाय बर्न्स, जिसको
किसी जलने के हवाले से किसी को अगर इंजरी कॉज होती है, फिर क्या होना है, वेयर अ पर्सन, जहां पर कोई शख्स ग्रीवियसली इंजर्ड बाय बर्न्स थ्रू फायर, केरोसिन ऑयल, एसिड, केमिकल और बाय एनी अदर वे इज ब्रोट टू मेडिकल ऑफिसर, जहां पर किसी कोई शख्स को कोई जख्म पहुंचता है, आग की वजह से जल जाता है, तेल की वजह से जल जाता है, एसिड की वजह से या किसी केमिकल की वजह से वो जल जाता है, तो उसको फौरी तौर पर मेडिकल ऑफिसर के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है, उसके एमएलसी के लिए। सच इंसिडेंट इज सो रिपोर्टेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर स्टेशन, सच मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी as the case may be, officer in charge of police station shall immediately give intimation to the near magistrate simultaneously। तो वो जो पुलिस वाले होंगे वो फौरी तौर पर इस चीज की जो रिपोर्ट है मुतलका बैक वक्त मजिस्ट्रेट को भी देंगे और फौरन जो है वो डॉक्टर के को भी इंटीमेट करेंगे, ठीक है, ताकि उसका एमएलसी हो सके। द मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी shall record the statement of the injured person immediately on arrival। तो जो मेडिकल ऑफिसर होगा, जो डॉक्टर होगा, वो जैसे ही उस शख्स के उस जलने वाले शख्स के पास पहुंचेगा तो उसका जितनी जल्दी हो सकेगा उसका बयान रिकॉर्ड करेगा, as to ascertain the circumstances and the cause of the burn injuries, के जो हालात हैं उनसे नतीजा अखज करने के लिए उसको कैसे इंजरीज आई हैं, वो कैसे जला है, क्या वजह बनी है, ठीक है। The statement shall also be recorded by the magistrate in the case of the injured person is still in a position to make the statement। तो अगर जो शख्स है, जो जलने वाला शख्स है, अगर वो इस काबिल है तो उसका जो बयान है वो मजिस्ट्रेट भी कलमबंद करेगा, ठीक है। उसके बाद द मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी एज द केस में भी मजिस्ट्रेट बिफोर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट सबसेक्शन 1 shall satisfy himself that the injured person is not under any threat or duress। तो जो डॉक्टर होगा वो पहले अपने आप को मुतमिन करेगा कि जिस शख्स को ये जला हुआ जो शख्स है, जो मरीज है, इसको कोई किस्म का थ्रेट नहीं है, कोई इसको कोई बहकावे में आकर ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, ये अपनी आजाद फ्री विल के साथ जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है। उसके बाद द स्टेटमेंट शो रिकॉर्डेड शैल बी फॉरवर्डेड टू द सेशन जज। तो जो वो स्टेटमेंट होगी वो फौरी सेशन जज के पास को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, एंड आल्सो टू द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और वो जो मुतलका डीएसपी होगा उसको फॉरवर्ड कर दी जाएगी जैसा नेसेसरी हो। इफ द इंजर्ड पर्सन इज अनएबल, अगर जो इंजर्ड पर्सन है वो स्टेटमेंट देने के बयान देने के काबिल नहीं है बिफोर द मजिस्ट्रेट को बयान देने के काबिल नहीं है, his statement recorded by the medical officer on duty, the subsection 1 shall be sent in sealed cover to the magistrate or the trial court। तो जो उसकी स्टेटमेंट जो डॉक्टर रिकॉर्ड करेगा वो स्टेटमेंट को सील्ड इनवेलप में उस मजिस्ट्रेट को भेज देगा, एंड इफ इट इज अदर देन द मजिस्ट्रेट may be accepted in evidence as the dying declaration if the person expires। और अगर वो जो शख्स है वो फौत हो जाता है तो उसका वो जो बयान होगा वो उसका बतौर निजाई बयान, जो मरते वक्त का बयान होगा, वो कंसीडर किया जाएगा और उसको एविडेंस में पुट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 175 है पावर टू समन पर्सन्स, कि पुलिस के पास किसी भी इस हवाले से किसी भी शख्स को समन करने की पावर है, ठीक है। किसी भी शख्स को इस हवाले से वो समन कर सकते हैं, उससे वो पूछताछ कर सकते हैं, उससे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 176 है इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ, के जो मजिस्ट्रेट है वो मौत, जहां पर मौत वाकई हो चुकी हो तो उसके पास वो इख्तियारात हैं, तो उस हवाले से वो इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट कर सकता है। When any person dies while in custody of police, अगर कोई शख्स पुलिस की कस्टडी में फौत हो गया तो जो मजिस्ट्रेट होगा वो इंक्वेस्ट होल्ड करेगा, ठीक है। एनी अदर केसेस मेंशन्ड इन 174 ए बी सी सबसेक्शन 1, या दूसरे हालात में जो सेक्शन 174 ए बी सी और उसके सबसेक्शन 1 के ए बी सी क्लॉजेस में दर्ज हैं, द मजिस्ट्रेट सो एम्पावर्ड मे होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ। तो जो मजिस्ट्रेट है वो इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी
हेल्ड करेगा कि इसकी मौत क्यों हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है। पुलिस ऑफिसर इफ ही डज सो he shall have all the powers in conducting in which he would have in holding any inquiry into the offences. The magistrate holding such inquiry shall record the evidence taken by him in connection therewith in any of the manner hereinafter prescribed according to the circumstances of the case. तो जो मजिस्ट्रेट है उसके पास तमाम तर पावर्स होंगी इस हवाले से, इंक्वायरी करने के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन करने के हवाले से। उसके बाद सब सेक्शन 2 है पावर टू डिसइंटर कॉर्पस, जो लाश है उसको डिससेंटर कब्र खोदने के हवाले से, जो नाश है उसको बाहर निकालने के जो मजिस्ट्रेट के पास इख्तियारात होते हैं, जैसे कि कब्र कुशाई के हवाले से ये सब सेक्शन जो डील करता है 176 सब सेक्शन 2 डील करता है कब्र कुशाई को। व्हेन एवर एनी मजिस्ट्रेट कंसीडर्स इट expedient to the make an examination of the dead body of a person who has been already interred in order to discover the cause of death, कि किसी भी अगर शख्स की वजह मौत की वजह जानने के लिए उसकी कब्र कुशाई की जानी जरूरी है या उसको डीएस इंटर किया जाना जरूरी है, उसका दोबारा एग्जामिन उसको किया जाना जरूरी है, उसका पोस्टमार्टम किया जाना जरूरी है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो ऐसा कर सकता है। मजिस्ट्रेट के पास इस चीज के इख्तियार होते हैं। जिन कब्र कुशाई के पर भी एक अलग से वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। कब्र कुशाई की एप्लीकेशन हम फाइल कर सकते हैं, तो उस पर जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर कर सकता है। इस तरह जो हमारे जो सेक्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 154 154 से लेकर 176 तक हमने पढ़ लिए। आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 177 से लेकर हम जनाबे वाला पढ़ेंगे सेक्शन 189 तक, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तब तक के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपने लाइक करना है, और भाई प्लीज सपोर्ट मी प्लीज।